नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे। आप देख रहे हैं भारत की टॉप लीडिंग मैगजीन शेष प्रश्न का डिजिटल मंच। और चुनावी सफर में हम आ पहुंचे हैं आज कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार जी के पास। बसंत कुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शेष प्रश्न के डिजिटल मंच पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था पहले। आपने अपील की थी कांग्रेस से कि अगर कांग्रेस वाले बैठ जाएं तो मैं जीत जाऊंगा, तो कांग्रेस वालों ने आपको ही ले लिया। ये प्रश्न अभी तक किसी ने पूछा नहीं, पर वो मैंने प्रेस बुलाई थी। सर, हमारा सवाल जो किसी ने नहीं पूछा। हाँ, सही है। पर आपने भी बोला कि ये सवाल किसी ने नहीं बिल्कुल, ये प्रश्न तो बनता है कि भाई उस टाइम पे हाँ, मैं ये सोचता था कि ये एक इक्वेशन है बागेश्वर के अंदर कि अगर आप पूरे वोट का इक्वेशन लगाते हैं तो मैं ये मान के चलता था कि यहाँ पर व्यक्ति को कोई वोट अभी तक पड़ा नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी सोचती थी कि किसी प्रत्याशी के नाम पर वोट पड़ा हुआ हो और उस वोट को जोड़कर हम जो है जीत गए हों। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ इस मामले में बहुत मजबूत है कि पार्टी के सिंबल को अच्छा वोट पड़ता है, जबकि कांग्रेस के पार्टी का सिंबल को वोट उस टाइम पे 20,000 पड़ा है और उनकी पार्टी के सिंबल को वोट 32,000 पड़ा है। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि इसमें से प्रत्याशी को अलग कर देते हैं तो ये सिंबल का वोट है उस टाइम पे। तो लेकिन वो इक्वेशन जब मैं जुड़ जाता हूं तो वो इक्वेशन बदल जाती थी। वो इक्वेशन इसलिए बदल जाती क्योंकि मेरा अपना वोट शेयर पहले 11,000 रहा, फिर 16,000 रहा। जब वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ऊपर चले जाता है। तो रंजीत दास जी कल कह रहे थे कि मेरे नाम पे तो ये तो कुछ वोटें होंगी। ये अब पता चल जाएगा, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये तो चुनाव में वो है ना, भारतीय जनता पार्टी में है, अभी वोट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है उनकी भी होगी। मैं अपनी व्यक्तिगत थॉट बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत धारणा है कि ऐसा शायद है, पर ये जो है ना एक रिसर्च का क्षेत्र है। यहाँ अगर ऐसा रिसर्च किया जाए, विदाउट कैंडिडेट खाली सैंपल रखा जाए और फिर वोट डलवाई जाए तो तब पता चलेगा कि किसको कितना पड़ता है। मतलब कि आप ये मान रहे हैं कि आप जीत रहे हैं? आप ये मान रहे हैं कि इस समय आपकी सीट पूरी तरीके से निकल रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, वो इतने समय चुनाव लड़ चुके हैं और पूरा आम चुनाव भी, उपचुनाव भी उनके द्वारा फेस किया गया है। और स्वाभाविक बात है कि इस इक्वेशन को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो मत नहीं रहा है जिसको आप 40,000 कहें। 40,000 जो टोटल वोट परसेंट का मतलब ये समझिए कि 32,000 उनको पड़ा है और उसके बाद का जो जितना भी मत है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर का मत नहीं है बागेश्वर में। सर, चुनावी कैंपेन खत्म हो चुका है। हाँ, अब वोटिंग आने वाली है, तो अगर आप यहाँ से जीत के जाते हैं तो आपका इस विधानसभा के लिए क्या प्लान है कि आप इस विधानसभा को जो अटके हुए काम हैं या जो पिछले 16 साल में जो अभी तक हुए नहीं है, पूरे नहीं हुए हैं, उस पे क्या प्लान है आपका? सर, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और कई बार ये सोचा जाता है कि वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जज जो बैठा हुआ है वो किसके फेवर का होगा और किसके फेवर का नहीं होगा, क्योंकि दो वकील डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं पर हम इस बात को कहें स्पष्ट रूप से, यही भारत की न्याय व्यवस्था या फिर सामाजिक व्यवस्था या फिर लोकतंत्रात्मक सिस्टम में जो है यही सबसे बड़ी बात है कि आप एक जगह पर जो है न्यूट्रल हो जाते हैं, आप तटस्थ हो जाते हैं। तटस्थ होने की बात जहां है कि तटस्थ जब हो जाते हैं आप न इसके पक्ष में होते हैं न उसके पक्ष में होते हैं। यही कोर्ट में खड़े होकर जब हमारे जो रिट है, हमारा जो केस है वो मेरिट पे होता है तो हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि जज कौन है, फिर हम उससे वो मेरिट का आदेश लेकर ही आएंगे। सेम दैट सिचुएशन अब आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है। बागेश्वर विधानसभा में अगर मैं विधायक बन जाता हूं तो बागेश्वर विधानसभा के लोगों में विकास कार्यों को किस तरीके से लाएंगे। मैं समझता हूं कि सब शासन स्तर पर 70 विधानसभाओं का बंटवारा होता होगा बजट पे, तो बागेश्वर को भी उतना मिलेगा जितना बागेश्वर का हक है। और बागेश्वर का हक अगर बागेश्वर को नहीं मिलेगा तो वही तो मेरी ड्यूटी है, उस हक को दिलाना, वो चाहे कोई भी हो। मैं आप तो ये समझिए कैबिनेट तो केवल 11 लोगों की है, लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी में भी विधायकों की, जो प्लेन विधायक है उनकी लाइन लगी हुई है। यानी कि यदि सीएम साहब
अभी भारतीय जनता पार्टी को किनारे छोड़ दीजिए और मैं असेंबली में चला गया हूं और सीएम साहब हमारे भी सीएम हैं और उनके भी सीएम हैं, और सीएम साहब अगर वो ये कहें कि इस विधायक के लिए विशेष प्रिविलेज दूंगा क्योंकि ये मेरा विधायक है, इस विधायक के लिए नहीं दूंगा, ऐसा वहां नहीं हो सकता है। वो एक न्यायाधीश की तरह उस कुर्सी पर बैठते हैं और मैं एक एडवोकेट की तरह, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की तरह वहां पर अपने आपको रिप्रेजेंट करता हूं, अपने विधानसभा को रिप्रेजेंट करता हूं, तब जाके अपने अधिकारों को छीन कर ले आता हूं। सर यहाँ पे प्लान को लेके बहुत समस्याएं हैं। देखा गया है कि ऊपर के गांव के लोग या तो कपकोट में आ जाते हैं, या तो बागेश्वर में, या तो गरुड़ में, और फिर वो लोग हल्द्वानी चले जाते हैं, तो गांव खाली हो रहे हैं। इसको लेकर क्या प्लान है कि युवाओं को आप गांव पे ही रोक सकते हैं? अभी देखो एक वर्ड दिया था हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी ने, रिवर्स प्लाइन। इसका अर्थ हमको पता नहीं चला अभी। रिवर्स प्लाइन क्या होता है? आप कहते हैं अगर हम तराई से अगर हम जा रहे हैं और वापस अपने घरों को जाते हैं तो इसको रिवर्स प्लाइन नहीं बोला जाता है। अब रिवर्स प्लाइन कहें हम इस तरीके से कि भाई फिर से प्लाइन करें। प्लाइन एक वर्ड है, प्लाइन का मतलब है कि हम अपनी जो एक्चुअल जो मूल जगह है उसको छोड़ रहे हैं, छोड़ के दूसरी जगह बस रहे हैं। तो वह जहाँ से हम रिवर्स कर रहे हैं वो तो हमारी मूल जगह नहीं है ना, तो फिर रिवर्स प्लाइन कहाँ से हो गया? तो ये तो खैर आप व्याख्या करिएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए बागेश्वर की अगर मैं बात करूँ, बागेश्वर पर्यटन के क्षेत्र से अगर इसको देखा जाए तो पर्यटन के क्षेत्र से आप देखिए उत्तराखंड की काशी, बागेश्वर बागनाथ को कहा जाता है, और इसके अलावा स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया महात्मा गांधी ने कहा था कौसानी को, और इसके अलावा चांदी का मुकुट पहना हुआ हमारा बागेश्वर है। आप पिंडारी ग्लेशियर चले जाइए, हीरामणि ग्लेशियर चले जाइए, नामिक ग्लेशियर चले जाइए। इन सब खूबसूरतियों के बावजूद हम बागेश्वर से पलायन कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है। रीजन इसके पीछे ये है कि अगर हम इसका जो आपका प्राकृतिक रूप से अगर इसको देखें तो इसका टूरिज्म डेवलपमेंट अगर किया जाए तो यहां पर हर किसी चीज की प्राथमिकता को फिर उस तरीके से देखा जाएगा। सैलानी आएगा, बाहर के लोग आएंगे, हर किसी चीज को डेवलप किया जाएगा और यहाँ के लोग भी यहाँ पर रहेंगे क्योंकि उनके आजीविका के साधन बढ़ेंगे और यहाँ की सुविधाएं बढ़ेंगी। ये पहला सोर्स है। यहाँ पर हम अगर यहाँ से बाहर जाना चाहें और हम कहें रोजगार के लिए या फिर अन्य शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लोग यहाँ से पलायन करता है। ये तीन मूलभूत परेशानियाँ हैं जिनके लिए यहाँ से लोग आदमी पलायन करता है। उसमें सबसे प्रथम श्रेणी पर आता है वो है रोजगार। और रोजगार मैं बताऊं आपको, रोजगार अगर हम देना चाहें तो बागेश्वर में ही, बागेश्वर जिले के अंदर ही हम सबको रोजगार दे सकते हैं। पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, उन पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को वहीं रोजगार दिया जा सकता है, वो पलायन ना करें। और सबसे बड़ा रोजगार का साधन है, सबसे बड़ी संपदा अगर प्राकृतिक रूप से कोई मानी जाती है तो वो वन संपदा मानी जाती है। वन संपदा जो हमारे उत्तराखंड प्रदेश की है, उस वन संपदा को हमको समझने की आवश्यकता है। आज मैं आपको बताऊं, जड़ी बूटी विदोहन की कोई नीति उत्तराखंड प्रदेश में नहीं है। एक भेषज संघ करके एक एनजीओ है, एक संस्था है, उसको जो है जड़ी बूटी विदोहन का एक छत्र मोनोपोली के आधार पर उसको जो है सौंप दिया गया है। और उस पर जो है, जो उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, उन मिनिस्टरों का शिकंजा कसा रहता है। उनकी आड़ पर चाहे यारसा गोम्बा हो, जिसको आप कीड़ा जड़ी कहते हैं, या फिर अन्य अन्य प्रकार के, चाहे जो है जंगली प्याज जिसे आप कहते हो, और जो महंगी महंगी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जंगली महंगी मशरूम्स आती हैं। अभी आपको मैं बताऊँ, ये जो आपका 40-40, 50-50 हज़ार रुपये वाली जाड़ू में उगती है वो मशरूम, जंगल में किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, तो वो मशरूम है। मतलब उनका दोहन हो रहा है। उनका दोहन इस तरीके से होता है कि पब्लिक को उसका किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं है। तो उसको कैसे जोड़ेंगे बेरोजगारी और युवाओं से? बेरोजगारी और युवाओं से इस तरीके से जोड़ा जा सकता है कि हमको उत्तराखंड प्रदेश पर जड़ी बूटी विदोहन की एक बेहतर नीति बनानी चाहिए। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। केरला गए हैं कभी आप? केरला को स्पाइस का प्रदेश कहा जाता है। वहाँ पर जो है मसाला ही मसाला पैदा किया जाता है, हर प्रकार के मसाले। उसी तरीके से उत्तराखंड प्रदेश में हम गाँव में रहने वाले लोग, गाँव के किनारे हम लोग जीवन यापन करते हैं और हमारे सर पे एक जंगल होता ही होता है और उस जंगल के अंदर हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, हजारों प्रकार की।
इवन मैं बताऊं, पत्थरी का इलाज करने वाली जड़ी बूटी उसको सिलफोड़ी हम कहते हैं। और इसके अलावा बन प्याज है, जंगली हल्दी है, इस तरीके के किलमोड़ी है। अभी तो मैं 2-4 नाम, अगर आप उससे संबंधित लोगों के पास, अगर हाँ जड़ी बूटी के संबंधित सब्जेक्ट को समझने वाले के पास अगर ले जाओगे, उसको बहुत सारा पता होगा यार। वो क्या कहते हैं, आपका जो गिलोय हमारे जो है रामदेव जी, जिसको हाँ चलती है, तो उसी से चलती है। अब पतंजलि के पास ये एक बड़ा आपने मेरे दिमाग में डाल दिया, पतंजलि के पास इतनी सारा जमीन कहाँ से आया कि वह साल भर अपनी इंडस्ट्री में जड़ी बूटियां का जो है प्रोडक्ट बना देते हैं। इट मीन्स ये है कि हमारे पहाड़ के तो जॉब दे रहे हैं ना, जॉब दे रहे हैं, पर जो हम कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो कच्चा माल है, वो कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, मेरा प्रश्न ये है। तो वो जो आ रहा है उसमें भी तो किसी को जॉब मिल रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पहले तो चोरी का वो पकड़िए, जॉब का मैं तो उसके बाद जाइएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आप सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि रामदेव जी के पास इतनी जमीन नहीं है जितनी जमीन में वो जितना प्रोडक्शन अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में औषधि उसका करते हैं, हर्बल प्रोडक्ट का करते हैं, उतनी उनके पास जमीन नहीं है जहां से वो उगाते हैं। ठीक है, इट मीन्स वो बाहर से खरीदते होंगे। अब बाहर से कुछ चीजें तो खरीदी जा सकती हैं जो बाहर वाले उगाते हैं, लेकिन जो चीज जंगल में उगती है और सरकार के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, उस चीज को वो कहां से प्राप्त करते हैं, ये सवाल है अपने आप में। इट मीन्स क्या है, ये है कि सरकार जो है जड़ी बूटी का गलत तरीके से विदोहन कर रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से उनके पास वो जा रहा है। मैं ये प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। जो आप कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है, दैट इज क्लियर, वो अच्छा है, रोजगार मिल रहा है, बढ़िया है, पर हम रोजगार के विषय पर अभी नहीं गए। हम यहाँ अपने रोजगार जो हमको सरकार के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए, अपने घर के नजदीक होना चाहिए। मुझे रामदेव जी रोजगार दें, ये प्रश्न आपका नहीं था। मुझे प्रश्न आपका ये था कि आप अपने बागेश्वर के पलायन को रोकते हुए रोजगार कैसे दे सकते, यही प्रश्न है ना। मैं बागेश्वर के रोजगार को रोकते हुए, वो बागेश्वर के पलायन को रोकते हुए रोजगार देने की बात इसलिए करता हूं क्योंकि अगर इन छोटे छोटे लाइसेंसेज अगर इन जड़ी बूटियों के अगर हमारे बेरोजगार नागरिकों को दे दिए जाएं और प्रत्येक तहसील में विपणन केंद्र खोल दिए जाएं और जड़ी बूटी से संबंधित इंडस्ट्रियों को यहीं पर इस्टेब्लिश कर दिया जाए, तो आप बेहतर तरीके से यही जो है हमारे बच्चों को रोजगार दे सकते हैं। इस चुनाव में देखा गया है कि एक कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है, प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस वाले ड्रामा कर रहे हैं। क्या ये आरोप है या ड्रामा है? देखिए उनको ड्रामा लग रहा है। अभी मुझे थोड़ी देर पहले खबर आई है कि हमारे एक रिश्तेदार हैं जो बागेश्वर आए थे इस टाइम, क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं हम, तो हमें अपने जो खास लोग हैं जो हमारे हल्द्वानी में भी मेरा अकाउंट वगैरह अन्य काम देखते हैं, उन्हीं लोगों को आप लेकर आएंगे कुछ चीज़ों को, जो यहाँ के चुनाव में जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, जितना भी मैनेजमेंट होता है, उसको जो है अपने हैंडल में लेकर सारी चीज़ों को मैनेज करें, इसलिए आप लाओगे। उनको लेकर आए। आपने 3 दिन पहले एक देखा होगा कि गाड़ी के बोनट पर 1,83,000 रुपये रखे हैं, और वीडियो आपने एक देखी होगी। उस वीडियो में वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे जेब से 50,000 रुपये निकाले साहब, बाकी औरों की जेब से निकाले हैं आपने, क्यों ऐसा कर रहे हैं। और उसके अलावा 4 मफलर जो है वो चुनाव सामग्री होती है, और उस तरीके से जो है हमारे साथ गलत किया जाता है। और उसके बाद चलो वो बात वहाँ ख़त्म हो गई, हमने पैसा जब्त करवा दिया, अब हमारे पास लीगल नोटिस आना चाहिए। बीजेपी ये भी कह रही कि हमारी भी गाड़ियां पकड़ी गई हैं। नहीं हमारे भी सामान अभी आप इनका सुनिए ना कि हमारे पास नोटिस आना चाहिए। अभी की लेटेस्ट खबर मैं दूं, अभी उस व्यक्ति को जो है पकड़ के पुलिस थाने में रखा हुआ है इन्होंने। अभी जब मैं आपका इंटरव्यू से पहले मेरे पास एक खबर आ रही है। अब बीजेपी कह रही है हमारी, आपका कहना है कि पैसा पकड़ा नहीं जाना चाहिए, पैसा पकड़ा जाना चाहिए। पैसा पकड़ के जब्त कर दिया, उनके द्वारा हमें लीगल नोटिस भेजा जाएगा कि हम पैसे को साबित करें कि ये पैसा आने वाले कल में उस पैसे की सबूत हमने पेश करने हैं कि भाई ये पैसा हमारा जायज है कि नहीं है। ठीक, अब उससे संबंधित अभी रात को इस टाइम पर उस व्यक्ति को पकड़कर थाने में बिठाने का तो कोई औचित्य नहीं है। ये कोई इतना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो गया कि इस पर जो है हम लोग किसी को पकड़ के अंदर कर दें। ये तो कानूनी तौर पर वो देख रहे हैं उसको कि क्या किया जाना चाहिए, लेकिन
जो आरोप लग रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि भाई हमारी भी गाड़ियां पकड़ी गई है, हमारी भी सामग्री पकड़ी गई है, और आप भी कह रहे हैं उनकी तो प्रशासन का काम है कि चुनाव के दौरान माहौल नहीं, उनकी गाड़ियां कैसी पकड़ी गई, शराबें न बटे, पैसे न बटे। नहीं, उनकी गाड़ियां किस तरीके से पकड़ी गई? उनकी भी ऐसी पकड़ी गई क्या? एक आदमी के 4 आदमी के पैसे इकट्ठे करके जो है 1,83,000 बना दिए जाएं और उसके बाद जो है उनको एक्यूज्ड साबित कर दिया जाए, ऐसे पकड़े गए हैं? या फिर जायज तरीके से वो 2 लाख रुपए या 50,000 रुपए से ज्यादा कैश ले जाते हुए पकड़े गए? ये तो जांच का विषय है। हाँ, वही मैं जो आपके चैनल के माध्यम से जो सफाई दे रहा हूँ, वो सफाई ये दे रहा हूँ कि वहां पर 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम वाला कोई भी व्यक्ति उस गाड़ी में नहीं था। जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि एक्ट ये कहता है कि आप 50,000 से ऊपर का पैसा जो है इधर उधर चुनाव के टाइम पे आचार संहिता के बीच कैरी नहीं करोगे। हमने 50,000 से ज्यादा किसी के पास पैसा था ही नहीं। टोटल मिला के 5 आदमी के जेब से 1,83,000 रुपए निकला और उसको इकट्ठा करके 50,000 बना दिया। भाई एक आदमी 50,000 कैरी करेगा कहा, तो उस गाड़ी में अगर 5 आदमी हैं तो वो 50,000 रुपए कैरी कर सकते हैं। हाँ, ये एक शक का विषय बनता था कि हर व्यक्ति के जेब में से 50,000 रुपए की एक एक गड्डी निकल जाती, पर उसमें से फुटकर पैसे निकल रहे हैं। ले जाने वाला क्या करेगा? अगर 2.5 लाख रुपए ले जाएगा तो 5 आदमी को 50,000 रुपए की एक एक गड्डी दे देगा। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जब फुटकर पैसा इकट्ठा किया गया तो वो 1,83,000 रुपए की अमाउंट निकली। तो इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि यहां जो गाड़ी उनकी पकड़ी गई, जो भारतीय जनता पार्टी वालों की गाड़ी पकड़ी गई, मैंने आरओ साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई कोई गाड़ी पकड़ी गई सुना है। हमारी मीडिया जो है देर में पहुंची वहाँ, जो भी मीडिया सपोर्टिंग मीडिया, जो मतलब तटस्थ मीडिया जिसको हम कहें कि भाई हाँ साफ़ सुथरी मीडिया, नहीं तो मीडिया भी अब कई प्रकार की हो गई है, कॉरपोरेट मीडिया हो गई है, गोदी मीडिया हो गई है, तो इस तरीके से मीडिया का भी अपना अपना वो है। लेकिन वो भी कैटेगराइज कर दिया गया है। कैटेगराइज वो खुद हो गए हैं, हमने नहीं किया है और नहीं किसी ने किया है। वास्तव में कुछ हो गए हैं मीडिया, पर मुझे आपका मीडिया तो साफ सुथरा लगता है अभी फिलहाल, क्योंकि जैसे आपने मैगजीन दिखाया। तो जो उनकी गाड़ी पकड़ी गई है, उस गाड़ी किस दशा में पकड़ी गई है, उसमें क्या पकड़ा गया है, ये समझ में आना चाहिए। उसमें चुनाव सामग्री पकड़ी गई है, एक तो ये बता रहे हैं। दूसरा, इन्होंने बोला 37 लाख रुपए उसमें पकड़े गए, मतलब 1 घंटे के अंदर फिर वो 37 लाख रुपए वाली खबर गायब हो गई। बोला जी नहीं कुछ नहीं पकड़ा गया इसमें। कहने का मतलब ये है कि चुनाव में पैसे का बंदरबाट चल रही है। अब अभी तक चलने की संभावना है, हमने तो नाके कस दिए हैं, अब किसी के पैसे लेने वाले कोई नहीं है। कहाँ चला जाता है कि मुझे वोट, मैं जनता के असली वोट से जीतूंगा, फिर तो ये पैसे वाली बात हो जाती है। नहीं, हमने अपनी जनता को, जो मुझे वोट देने वाले हैं, उनसे मैंने खुले मंच से बोला है कि आप पैसे भी ले लें और वोट मुझे दें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी तनाव नहीं है, खूब पैसे बांटें, अभी तो मिल रहे हैं उनको। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको समय निकाला अपने इस चुनावी प्रचार में से और इन सारी चीज़ों में से। तो थे बसंत कुमार जी, और उन्होंने क्या कहा आपने पूरे इंटरव्यू में सुना। अब इसमें मैं क्या बताऊं, पूरा इंटरव्यू सुन लिया है आपने। धन्यवाद आपका।